रामगढ़ गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम बिट्टू और बेटी का नाम गुड़िया था। एक दिन जब मोहन खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी। इतनी तेज वर्षा हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी चिंता कर रहे होंगे। मोहन ने और तेज चलना शुरू कर दिया। तभी सामने से एक भैंस भागती हुई आई और मोहन को जोर से टक्कर मार दी। मोहन उसका वार सह नहीं पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर गया। उसके घायल शरीर पर लगातार बारिश का पानी गिरने लगा, जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये कड़कती हुई बिजली भी कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। बिट्टू, तुम यहीं रहकर घर और गुड़िया का ध्यान रखना। मैं खेतों में जाकर तुम्हारे पिता को देख आती हूँ। माँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। पिताजी अभी तक नहीं लौटे। आप यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। इतनी देर तक पिताजी का ना लौटना हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है। इतना कहकर बिट्टू खेतों की तरफ चल देता है। बिजली की कड़क अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन बिट्टू का ध्यान केवल अपने पिता को ढूंढने पर था। कुछ ही देर में उसने एक जगह पर मोहन को पड़ा हुआ देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत लपककर उनके पास पहुंचा। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? पिताजी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, रामलाल काका, उनका घर यहीं पास में है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। काका, पिताजी गिर गए हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। मैं अकेले उन्हें घर नहीं ला पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। अच्छा चल, जल्दी चल बिट्टू। बारिश के बावजूद रामलाल की मदद से मोहन को सुरक्षित घर तक पहुंचाया गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो पहले से ही पता था कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद बिट्टू वेद जी को बुलाता है। वेद जी मोहन को कुछ दवाइयाँ देते हैं। बेटा, तुम्हारे पति की बाईं पसली टूट गई है। कुछ दिन इन्हें एक ही अवस्था में रहना होगा, ध्यान रहे। अब से ये कोई कठिन काम न करें, नहीं तो मेरी दी हुई दवा भी कुछ असर नहीं करेगी। ठीक है वैद्य जी, अब से ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो और कुछ रोटी दोपहर के लिए भी बांध देना। आज से अपने खेतों में काम मैं ही करूँगा और आप देखना, मैं पिताजी से भी ज्यादा मेहनत करूँगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे पिताजी चाहते थे कि तू उनकी तरह एक किसान न बने। उन्हें सारी जिंदगी मेहनत करते हुए बीत गई। आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आज तक तेरे पिता ने तुझे खेत में नहीं भेजा। माँ, पिताजी की पसली टूट गई है। घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसे बेचकर कुछ दिन गुजारा हो जाए। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, अगर मैं खेतों में काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? इतनी सी उम्र में तू तो बहुत समझदार हो गया है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। तभी वहाँ पर राजू नाम का एक लड़का आया और कहने लगा, काकी माफ कीजिए, कल जिसने काका को टक्कर मारी थी वो मेरी ही भैंस थी। पूरे गांव वाले जानते हैं कि वो भैंस पागल है, कभी भी खूंटा तोड़कर भाग जाती है। अब बेजुबान जानवर को क्या कहें, और ना ही मैं उसे अपने हाथों से मार सकता हूँ। बिल्कुल बेटा, मुझे समझ आ गया भैंस की गलती नहीं थी, पर तुझे उस पर ध्यान रखना चाहिए था। जानवरों को संभालना मुश्किल होता है। अब अगली बार ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। आपने पुलिस में मेरी शिकायत नहीं की, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोई और होता तो मुझे कारावास में डलवा देता। अब मैं चलता हूँ। बिट्टू बेटा, तुम खेतों में जा रहे हो तो अपने काका रामलाल को बोलना मैंने बुलाया है। वो मेरा पक्का दोस्त है और कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज मैं रामलाल के सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं काका जी को भेज दूंगा। बिट्टू खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको रामलाल मिला। काका जी, पिताजी को भैंस ने टक्कर मार दी थी, उनकी पसली भी टूट गई है। आप घर जाकर उनसे मिल लेना, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो भैंस ने गिराया मोहन को? बिट्टू ने काका जी को सारी बात बता दी। काका मन ही मन सोचने लगा, बिट्टू, मैं तुझे कैसे बताऊं कि राजू की भैंस को मैंने ही खोला था। सोचा था उसे चुराकर उसके दूध को बेचकर अपना कर्ज चुका दूंगा, पर वो भैंस तो मुझे ही लात मार के भाग गई। क्या हुआ काका, किस सोच में पड़ गए? जाइए, पिताजी से मिलिए, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बस मैं जा ही रहा हूँ मिलने, बिट्टू बेटा। बिट्टू ने खेतों में जाकर पूरे दिन लगन से बहुत काम किया। उधर रामलाल मोहन के घर पहुंच चुका था। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। रामलाल, तुम्हें पता है ना,
मैं बिट्टू को किसान बनाना नहीं चाहता। वो अभी बहुत छोटा है और अपने छोटे छोटे हाथों से खेतों में मजबूरी में काम कर रहा है। मैं अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, लेकिन अब मुझे चोट लग गई है। बिट्टू खेत में गया है काम करने, लेकिन उससे वो काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अब मीना और बिट्टू को उन पैसों के बारे में बता दूं जो मुझे पुलिस ने इनाम में दिए थे जब मैंने गांव के डाकू को पकड़वाया था। वो तो बहुत पुरानी बात है भाई। तब तो बिट्टू और गुड़िया बहुत छोटे थे और आपने मीना भाभी को भी कुछ नहीं बताया था उन पैसों के बारे में। हाँ, उस समय इतने पैसों की जरूरत नहीं थी। वो पैसे मैंने मुश्किल समय के लिए संभाल कर रखे थे। अब इससे ज्यादा मुश्किल समय क्या आएगा। मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरा छोटा सा बिट्टू खेतों में पसीना बहा रहा है। बिल्कुल, तुमने सही कहा। मुश्किल वक्त में ही तो पैसों की जरूरत होती है। वो पैसे ले आओ। मैं आज वो सारे पैसे अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। तीनों कितने खुश हो जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस जगह तुमने वो छुपाया है उसका पता तो तुमको ही है। मोहन ने रामलाल को वो जगह बताई जहां उसने पैसे छुपाए थे। रामलाल खेतों की तरफ चला गया और जमीन खोदने लगा और जमीन खोदते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे इतने सालों से मोहन झूठ बोलता आ रहा था। बोलता था वो पैसे हिफाजत से कहीं बहुत दूर रखे हैं और छुपाया अपने ही खेत में। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही इसे निकाल लेता और मेरे ऊपर जो कर्ज है उसे चुका देता। क्या मैं मोहन के साथ सही कर रहा हूं? कहीं ऐसा न हो लालच में आकर बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। काका जी, आप कब आए? मैं कब से मसरूफ था, पता ही नहीं चला कि आप आ गए हैं। और ये आपके हाथ में ये बैग कैसा है? अरे बिटवा, कुछ भी नहीं। तू मेरे साथ घर चल, तेरे पिता ने बुलाया है। बिट्टू रामलाल के साथ घर की ओर चल पड़ा। उतने में उसने रास्ते में देखा कि पुलिस की गाड़ी जा रही है। तभी उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। रामलाल ने वो बैग बिट्टू को पकड़वा दिया और कहा, बिटवा तुम धीरे धीरे चलो, मैं बस अभी आता हूँ। बिट्टू ने वो बैग ले लिया और रामलाल पुलिस की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। यह कौन बदतमीज है जिसने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की? गुस्ताखी माफ करें साहब, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे सामने आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे गुस्से के कहर से डरे नहीं? पूरा गांव हमारे गुस्से से वाकिफ है। हमारे सामने जुबान होते हुए भी कोई एक शब्द तक नहीं कह सकता। साहब, सही का साथ देने के लिए हम आपकी दी गई सजा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आदमी तुम कमाल के लगते हो। अब बोलो जो बोलने आए हो। साहब, वो लड़का देख रहे हैं आप, 10 साल का लड़का है। उसके हाथ में मैंने पैसों से भरा बैग देखा है। ऊपर वाला झूठ न बुलवाए, पर मैंने उसे पैसे गिनते हुए देखा था। इतने छोटे बच्चे के हाथ में इतने पैसे देखकर मैं तो चकरा गया साहब। मुझे तो ये पैसे चोरी के लगते हैं। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो इसकी तुमको सजा मिल सकती है। क्या तुम ये बात जानते हो? जी साहब, मैं जानता हूं, परंतु सच का साथ देने से नहीं डरता। अरे ओ बनवारी, जरा देख तो सही, उस लड़के के बैग में क्या है? इंस्पेक्टर का आदेश सुनकर बनवारी बिट्टू की तरफ बढ़ा। बिट्टू ने अपने सामने पुलिस को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ पुलिस वाले भैया, आप लोग यहाँ? गांव में सब ठीक तो है ना? ये जो बैग तुम्हारे हाथ में है उसमें क्या है? बैग में? अच्छा, बैग में कुछ खाने का होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे चौलाई के लड्डू या गोंद के। क्या पता कपड़े हों? मुझे नहीं पता भैया, इसमें क्या है? कमाल है, तेरे हाथ में ये बैग है और तुझे नहीं पता इसमें क्या है? नहीं नहीं, ये बैग मेरा नहीं है, मैंने तो अभी ये काका जी के हाथ से लिया है। बनवारी ने वो बैग बिट्टू के हाथ से ले लिया और उसके अंदर रखे पैसे जमीन पर उलट दिए। इतने पैसे ये कहां से आए तेरे पास? तू तो एक छोटे से किसान का बेटा है, फिर तेरे पास इतने पैसे कैसे आए? सच सच बता, क्या तू किसी गैर कानूनी काम में शामिल है? ये पैसे मेरे नहीं है, ये बैग तो काका का है, मैंने बस इसे उठाया था। ये पैसे भी शायद काका के ही होंगे। अब बेटा, तू चाहे काका कहे या चाचा, पुलिस स्टेशन तो तुझे चलना पड़ेगा। जब पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप सच बोलने लगेगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ये तो मोहन का पुत्र है। पुलिस इसे चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जा रही है। मैंने तो सुना है जब किसी ने चोरी की हो तब पुलिस इंस्पेक्टर ऐसी सजा देते हैं कि इंसान की रूह तक कांप जाए। और बिट्टू तो अभी बहुत छोटा है, न जाने क्या करेंगे ये उस मासूम के साथ। इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में आकर बिट्टू को जेल में डाल दिया।
उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था और बेसुध होकर फर्श पर गिर गया। साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे इस चोर को पकड़वाने के लिए कोई इनाम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है साहब। ठीक है, जल्द ही तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जाओ। बहुत बहुत आभार आपका साहब। रामलाल ने मोहन की दुनिया उजाड़ कर रख दी और वहीं दूसरी तरफ मीना अपने घर में बैठी थी। उसके सामने खाना रखा हुआ था। भाग्यवान, कब तक ऐसे ही खाना सामने रखकर बैठी रहोगी? बिट्टू बस आता ही होगा, तुम खाना शुरू तो करो। मेरा जी नहीं मान रहा, रात हो गई है, अब तक बिट्टू नहीं आया। आपको पता है ना, मैं अपने बेटे के बिना खाना नहीं खाती हूँ। मीना बेटी, अब तुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तेरे बेटे को पुलिस चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले गई है। ये क्या बोल रही हैं काकी आप? आपको तो पता है ना मेरा बिट्टू कितना भोला और संस्कारी है। वो तो घर पर भी पैसे मुझसे पूछ कर लेता है। आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा बिट्टू चोरी नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत ने मीना को सारी बात बता दी। मीना ये सब सुनकर रोने लगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। आपको वेद ने चलने फिरने से मना किया है जी। आप यहीं पर रहकर गुड़िया का ध्यान रखिए, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। बेटा जेल में है और मैं यहाँ आराम करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा भाग्यवान, तुम भी चलो, मैं तुम्हें अकेला तो नहीं जाने दूंगा। मोहन और मीना पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। दुनिया के हर माता पिता को अपना बेटा निर्दोष ही लगता है, चाहे वो कितना ही गलत काम क्यों न कर रहा हो। साहब, वो अभी बहुत छोटा है, उसे इस तरह जेल में डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। उसने चोरी नहीं की है साहब, वो बहुत ही नेक बच्चा है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खेत में काम करने गया था। साहब, मैं खाने पर जब से उसका इंतजार कर रही थी और पता चला कि आपने उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया है। उसे छोड़ दीजिए साहब। साहब, हमारे बेटे ने किसकी चोरी की है, आप ये तो बता दीजिए। तुम्हारे बेटे ने पैसों से भरा बैग चुराया है और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पैसों से भरे बैग का नाम सुनकर मोहन को समझ आ गया कि जो इनाम उसे डाकू को पकड़वाने के लिए मिला था, उसी की इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं। साहब, वो बैग मेरा है। तो तुम भी अपने बेटे के साथ इसमें शामिल हो? नहीं साहब, वो बैग मुझे गांव के नामी डाकुओं को पकड़वाने के लिए मिला था। उसको मैंने अपने खेतों में दबा दिया था ताकि मेरे बच्चों के काम आए। अब मुझे चोट लग गई है तो घर में पैसों की जरूरत थी साहब। तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस वाला आता है और वह मोहन को पहचान लेता है। रवि, ये आदमी ठीक कह रहा है। मेरे सामने ही इसे उपहार के रूप में वो बैग दिया था। मैं इस आदमी की शक्ल पहचानता हूँ। बनवारी, रामलाल को बुलाओ। माफ कर दीजिए साहब, मैं लालच में आ गया था। मैं कितने वर्षों से वो बैग ढूंढ रहा था, इसलिए क्रोध में आकर बिट्टू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। परंतु सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। बनवारी, इसे जेल में डाल दो। इसे तो अब मैं बताता हूँ। पुलिस वाले को झूठ बोलता है और बेचारे मासूम बच्चे को चोरी के इल्जाम में फंसा रहा था। इसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। और बिट्टू को छोड़ दिया जाए और जो बैग बिट्टू के पास से मिला है उसे भी मोहन को ही दे दिया जाए। मोहन, मीना और बिट्टू पैसे का बैग लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। घर आकर मोहन बिट्टू से कहता है, बेटे, आज से तुम खेतों में काम नहीं करोगे। इन पैसों से मैं तुम्हें शहर भेजूंगा आगे की पढ़ाई के लिए। नहीं पिताजी, मैं यही गांव में रहकर आपकी तरह किसान बनना चाहता हूँ। और जो भी ये पैसे हैं, इससे हम बहुत सारी जमीन खरीद लेंगे और कुछ लोगों को काम पे रख लेंगे, जिन लोगों को काम की जरूरत होगी, ऐसे गांव वालों को। हमारा छोटा सा बिट्टू अब बड़ा हो गया। मीना, देखो ये कितनी समझदारी वाली बातें करता है। हाँ, सच में हमारा बिट्टू बहुत योग्य है, मुझे इस पर गर्व है। गांव के जो लोग जमीन बेचना चाहते थे, मोहन ने उनकी जमीन खरीद ली। गांव में काफी सारे बेरोजगार लोग थे और अब बेरोजगार लोग उनके खेतों में काम करते थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। मोहन, मीना और उनके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। गांव का नक्शा ही बदल दिया। जितने भी बेरोजगार थे सबको काम मिल गया। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन मीना के बेटे ने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों की गरीबी को हटा दिया। इसी तरह समय बीतता है और बिट्टू बड़ा हो जाता है। अब उनके पास इतना पैसा होता है कि गांव के लोग हर किसी को उनका उदाहरण देते हैं। बिट्टू जैसा बुद्धिमान और समझदार लड़का
जो अपने परिवार और गांव के लिए इतना कुछ करता है, वह किसी ऐसी कन्या का हकदार है जो न केवल सुंदर हो बल्कि उसके दिल में भी अच्छाई हो, जो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में न सोचकर दूसरों के दुखों को समझे और उन्हें अपनी खुशी समझे। ऐसी कन्या बिट्टू की जीवन संगिनी बनकर उसकी दुनिया को और भी सुंदर बना देगी। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आए हैं। थोड़ा सा समय निकालकर किसी एक लड़की को हाँ कर दो। मेरा भी बहुत मन है घर में बहू लाने का। माँ, आप तो जानती हैं मुझे शादी वादी में कोई दिलचस्पी नहीं। हर बार की तरह आज भी बिट्टू मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गया। मोहन और मीना परेशान हो गए थे। भाग्यवान, आखिर ऐसी भी क्या बात है, जब भी बिट्टू से उसके विवाह के बारे में बात करते हैं तो वह हमेशा गुस्सा हो जाता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, बिट्टू ने कभी ऐसी मेरी बात को टाला नहीं है आज तक। बिट्टू घर से निकलकर जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी बहन गुड़िया दिखाई देती है। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ गुड़िया, देरी हो गई। चल चल अब जल्दी से। कितने दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं। जन्नत, ओ जन्नत, कहाँ हो तुम? कितनी बार बोला है तुमको कुटिया से बाहर मत जाया करो। तुम मुझे इसलिए बाहर नहीं जाने देते हो ना, क्योंकि मैं अंधी हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा बोलती हो। तुम आज यहाँ क्यों आए हो? रोज तुम्हारा दिया हुआ खाना गुड़िया मुझे लाकर दे देती है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुम पर और गुड़िया पर बोझ बन गई हूँ। भैया की बात तो सुन लो, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम पागल हो गए हो क्या बिट्टू? गांव की हर लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के सपने देख रही है और एक तुम हो जो मुझ जैसी अंधी लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम बचपन से ही मेरी दोस्त रही हो। जब मैं स्कूल में लिख नहीं पाता था तब तुम मेरा काम किया करती थी। जब मेरे घर में खाना नहीं बनता था तब तुम अपना खाना मेरे लिए लेकर आती थी। किसी दिन कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम उससे लड़ नहीं पाओगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ और पिताजी चाहते हैं मैं विवाह कर लूं। सच बोलूं तो आज ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, जब विवाह करना ही है तो क्यों ना तुमसे किया जाए, ताकि मैं तुम्हारा और तुम मेरा सहारा बनो। आखिर जीवन साथी का यही तो मतलब होता है। बिट्टू, गांव की हर लड़की तुमसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। तुम गांव वालों को और काकी काका को क्या कहोगे? जन्नत, तुमको तो पता ही है कि गांव की हर लड़की मुझसे नहीं, मेरी जमीन और धन से शादी करना चाहती है। कल के दिन जब उन्हें यह सब मिल जाएगा तो उनकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। बिट्टू जन्नत को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने सारी बातें मोहन और मीना को बता दी। उन्हें जन्नत पहले से ही पसंद आ गई थी, लेकिन अब बात जन्नत की आंखों की थी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। माँ, पिताजी, मैंने शहर के अस्पताल में बात कर ली। जन्नत की आंखों में फिर से रोशनी आएगी। आप हमारा सामान पैक कर दीजिए। अब देखना, जन्नत फिर से देख पाएगी। वो दोनों कुछ दिन बाद गांव वापस आए। जन्नत की आंखें ठीक हो चुकी थीं। कुदरत ने जितनी परीक्षा मोहन के परिवार की ली थी, उतनी ही खुशियां अब उसे वापस मिली। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।